Most welcome everyone. How are you? Are you fine? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? चलिए आज हम लोग फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि रुधिर परिसंचरण क्या होता है और रुधिर परिसंचरण कितने प्रकार का होता है, ब्लड सर्कुलेशन कितने प्रकार से होता है। और आज हम लोगों की चर्चा का विषय क्या होगा, रुधिर और रुधिर के कंपोजिशन, यानी ब्लड के क्या कंपोजिशन है, रुधिर का क्या संगठन है, इस पर हम लोगों की चर्चा चलेगी। तो पिछले वीडियो में बेटा हम आपको बताए थे रुधिर से संबंधित, देखो बेटा इसको रुधिर भी कहते हैं, इसी को रक्त भी कहते हैं, इसी को लहू भी कहते हैं और इसी को ब्लड भी कहते हैं। इनके इतने नाम हैं, इतने नाम हैं, रुधिर, रक्त, लहू और ब्लड, इतने नामों से इनको जाना जाता है। तो पिछले वीडियो में हमारी आपकी चर्चा हुई थी कि रुधिर क्या है। तो रुधिर को हम लोग क्या पढ़े थे कि एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मैं आपको समझाया था कि ये पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। कोई ऐसा अंग नहीं है जहां ब्लड की सप्लाई न हो और हर कोशिका तक ये जो है सप्लाई देता है। तो सबको एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और वो भी कैसा है? लिक्विड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरी चीज मैं आपको बताया था कि इसका नेचर क्या होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय गुण होता है इसका नेचर, जिसका पीएच कितना होता है? पीएच बराबर 7.4। और मात्रा मैं आपको बताया था कि इसकी मात्रा कितनी होती है? तो मात्रा इसकी होती है 7 से 8% किसके? शरीर भार का। अगर स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके शरीर के भार का 7 से 8% इसकी मात्रा होती है। अगर हम मेल में बात करेंगे, मान लो पुरुष है, मेल है ना, तो मेल में इनकी मात्रा कितनी होगी? इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है मेल में। और स्त्री में इसकी संख्या कितनी होती है? यानी ह्यूमन फीमेल में इसकी मात्रा आधे लीटर का अंतर पड़ता है, ये 4.5 से 5.5 लीटर होता है फीमेल में। अब बेटा ब्लड आपको मैं बताया था कि इतना थोड़ा सा अंतर क्यों रहता है, क्योंकि पुरुष और स्त्रियों के वेट में भी, बॉडी वेट में भी तो अंतर होता है। तो बॉडी वेट में अंतर होने के नाते जो है इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। और इसका अध्ययन मैं आपको बताया था कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को कहते हैं, अध्ययन कहलाता है सीरोलॉजी, 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 अंग्रेजी में सीरोलॉजी। और दूसरा क्या है? हीमेटोलॉजी,
हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी या सीरोलॉजी इसको कहते हैं, इसके अध्ययन को, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? हीमोलॉजी या सीरोलॉजी कहते हैं। यानी ब्लड के अध्ययन को हम कहेंगे हीमेटोलॉजी। क्लियर? अब आप जब देखो बेटा, ये सारे कंपटीशन के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन कौन से हैं? ये हैं। अब यहां देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं ब्लड के कंपोजिशन पर, है ना? ब्लड के कंपोजिशन पर, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है और ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां देखो, ब्लड प्रेशर नापा जाता है किससे? ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन है वो कहलाती है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहलाती है? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापा जाता है और स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। यानी हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई वाला कहाँ 120 पर और लो वाला कहाँ होता है 80 पर। कहने का मतलब क्या है कि 120 के प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है और जब हार्ट में वापस आता है तो 80 के स्पीड से आता है। क्लियर? तो ये हमारा जो है ब्लड प्रेशर है। अब इनका निर्माण कहाँ होता है? ब्लड प्रेशर का और ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। किसमें होता है बेटा? अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा को क्या कहते हैं? बोन मैरो। अस्थिमज्जा को क्या कहते हैं? बोन मैरो। यानी ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में। लेकिन इसका निर्माण भ्रूण में कहाँ होता है? लेकिन भ्रूण को बेटा क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। भ्रूण को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में ब्लड कहाँ निर्माण होगा? एम्ब्रियो में ब्लड निर्माण होता है लीवर में। कहाँ निर्माण होता है? यकृत में। यकृत में ब्लड का निर्माण कहाँ होगा? यकृत में होता है। कब? जब वो बच्चा एम्ब्रियो फॉर्म में होगा, शिशु के रूप में होगा। एम्ब्रियो क्या होता है बेटा? जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है, यूट्रस में होता है। बेटा पहला तो जान लो पेट और यूट्रस में अंतर है ना? आप लोग यही कहते हैं जनरली कि बच्चा माँ के पेट में रहता है। पेट माने बेटा स्टमक। पेट मतलब स्टमक, जहाँ तुम्हारा भोजन जाता है वो स्टमक है। अब उसमें अगर एम्ब्रियो रहेगा तो एम्ब्रियो को पचा उचा करके डाइजेस्ट करके खत्म कर देगा। तो बच्चे का रहने का अपना एक अलग जगह है, उसको क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं। वो अलग चैम्बर है कि नहीं? उससे पेट का कोई कांटेक्ट नहीं है। इसलिए आप लोग भूल करके नहीं कहेंगे कि बच्चा पेट में रहता है। क्लियर? अब यहां देखो, हमारी आपकी चर्चा किस पर चलेगी? ये तो जनरल स्टडी हो गया। दूसरा क्या है? रुधिर संगठन। रुधिर संगठन। रुधिर संगठन जिसको कहते हैं ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन, रुधिर संगठन, ब्लड कंपोजिशन, है ना? अब आप जरा देखो, आपका ब्लड क्या है? दो भागों में बना हुआ
ब्लड का दो पार्ट होता है। आप अक्सर बेटा देखे होंगे कि कहीं अगर किसी को ब्लड चढ़ाया जा रहा है तो जो ब्लड का बॉटल होता है, ऐसे ब्लड का बॉटल, उसके नीचे वो गाढ़ा जो है, गाढ़े रंग का ये पार्ट होता है, गाढ़े रंग का होगा, ये डार्क वाला पार्ट होता है। और ये ऊपर जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ जो है ये आरबीसी वाला पोर्शन है और ये क्या है, ये प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है। प्लाज्मा हल्का पीले रंग का होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। तो ब्लड को दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग क्या है, प्लाज्मा है ना, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। दूसरा, पहला भाग प्लाज्मा है और दूसरा भाग क्या है, रुधिराणु। क्या है, रुधिराणु। रुधिराणु का मतलब क्या हो गया, रुधिर का अणु। इसको क्या कहते हैं, ब्लड कार्प सेल्स। ब्लड कार्प सेल्स, ये ब्लड कार्प सेल्स होता है। ये जो है रुधिर का कितना हिस्सा बनाता है, 45%। 45% अप्रॉक्स जो है ये होता है और प्लाज्मा जो है 55% प्लाज्मा होता है। बल्कि इसको आप अगर अप्रॉक्स में लिखेंगे तो 50 to 60% प्लाज्मा होता है और 40 to 45% जो है रुधिराणु होते हैं। कौन होते हैं, रुधिराणु होते हैं। अब आप जरा देखो, प्लाज्मा का जो संगठन होता है उसमें बहुत कुछ होते हैं। ये जो है लिक्विड वाला भाग है, तरल भाग। तरल भाग कौन है, ये प्लाज्मा है, लिक्विड फॉर्म में होगा। और इसमें बहुत सारे रुधिराणु तैर रहे होते हैं। बहुत सारे रुधिराणु तैर रहे होते हैं। क्लियर। जैसे एक्वेरियम आप लोग देखे हैं, पानी उसमें भरा रहता है और बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां तैर रही होती हैं। सेम ऐसे ही जो पानी है वो प्लाज्मा है और जो मछलियां हैं वो रुधिराणु है। बस ऐसे ही कंपेरिजन करके समझ सकते हैं कि उसमें वो तैर रहा है। या यूं मान चलो कि आप चाय बनाते हो तो उसमें चाय पत्ती डालते हो, तो जब पानी बॉयल करता है, चाय बॉयल करता है, तो उसमें चाय पत्ती भी तैरती ही नहीं तैरती है। तो वैसे जो चाय है वो प्लाज्मा है और जो चाय पत्ती है वो रुधिराणु है। क्लियर। तो प्लाज्मा में ही रुधिराणु तैरते हैं, फ्लो करते हैं, उसी के सहारे से फ्लो करते हैं। तो ये वाला पोर्शन बेटा जो है आप लोग फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद प्लाज्मा पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर रुधिराणु पर चर्चा करेंगे। क्लियर। फट से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोगों की चर्चा क्या चलेगी, ये ब्लड का तरल भाग प्लाज्मा जो है उस पर चर्चा चलेगी कि प्लाज्मा में ही ब्लड सेल फ्लो करते हैं। तो प्लाज्मा में आखिर क्या क्या होता है। प्लाज्मा में देखो बेटा, प्लाज्मा में तो ज्यादा रहता कौन है, पानी। आपकी पूरी बॉडी में बेटा पानी सबसे ज्यादा है नहीं। तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा कौन रहता है, पानी। यहां देखो, तो सबसे पहले हम लोगों की चर्चा किस पर चलेगी, प्लाज्मा पर। प्लाज्मा पर ये देखिए, प्लाज्मा। प्लाज्मा ये कितना परसेंट होता है बेटा, 55 to 60% प्लाज्मा होता है रुधिर में। अभी हम लोग इसकी चर्चा किए हैं। क्लियर।
ये होता है। अब जरा बताओ, प्लाज्मा के संगठन की बात करेंगे तो प्लाज्मा में है क्या क्या, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहां जरा देखो, प्लाज्मा में क्या क्या है। पहले तो जल, सबसे ज्यादा कौन है, जल है, वाटर। प्लाज्मा में कौन है, वाटर है। नियर अबाउट 90% वाटर रहता है। फिर उसके बाद इसमें कौन होता है, प्रोटीन। इसमें कौन होता है, प्रोटीन। प्रोटीन कितना होगा, प्रोटीन होगा 7%। प्रोटीन कौन होगा, 7%। फिर उसके बाद इसमें कौन होता है, लवण। इसमें लवण खुले रहते हैं, कितना, साल्ट होता है 0.9%। फिर इसमें क्या होता है, ग्लूकोज। कौन होता है, ग्लूकोज, ये 0.1%। और इसमें तमाम घुले पदार्थ होते हैं जिनको मिला करके 2% होता है। क्लियर, ये इनका संगठन है। अब बात आती है कि प्लाज्मा में घुल करके जाते कौन कौन है ना, ये किनको किनको कैरी करता है। तो पहले जरा देखो, पोषक पदार्थ। पोषक में कौन जाएगा, न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट में कौन जाएगा, तो पोषक पदार्थ में पहला देखो क्या है, इसमें जाता है ग्लूकोज। और इसमें होकर के कौन जाता है, प्रोटीन। और इसमें कौन होकर के जाएगा, लिपिड। और इनमें कौन जाएगा, विटामिन। और कौन जाएगा, विटामिन से जाते हैं। ये सारे के सारे पोषक पदार्थ इसी में घुल करके जाते हैं। क्लियर। अब आप जरा देखो, विटामिन के साथ साथ इसमें हार्मोन्स भी होते हैं। हार्मोन्स भी तो ब्लड के थ्रू ही कैरी होते हैं, हार्मोन्स जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे गैसें। इसमें से गैसें कौन कौन होंगी। गैस में जरा देखो, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड घुल के जाता है। इसमें कौन गैस घुल के जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे किसका, उत्सर्जी पदार्थ का। उत्सर्जी पदार्थ को भी ये कैरी करने का काम करता है, उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ में कौन कौन जाता है, इसमें से उत्सर्जी पदार्थ में जाएगा यूरिया और कुछ लवण जाएगा। और क्या जाएगा, इसके साथ साथ यूरोक्रोम। कौन जाएगा, यूरोक्रोम जाएगा। और कौन जाएगा, अमोनिया। अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ जाएगा। और कौन जाएगा, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन आदि उत्सर्जी पदार्थ भी इसमें से होकर के जाते हैं। तो जो भी चीजें बेटा ब्लड में घुल के जाना है वो इसी में से घुल के जाता है। ब्लड में अगर घुल के जाना है तो प्लाज्मा में ही घुल करके जाएगा। क्लियर। और इनमें जरा देखो, प्रोटीन कौन कौन होते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो इसमें जरा देख लो, प्रोटीन कौन कौन है। प्रोटीन कौन कौन है, प्रोटीन में जरा देखो, ये है थ्रोम्बिन। प्रोटीन में कौन है, थ्रोम्बिन। और कौन है, प्रोथ्रोम्बिन। और कौन है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन। और कौन है,
ये फाइब्रिन, और ये कौन है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन यहां से ये जाता है, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन, जिसमें सबसे ज्यादा कौन होता है? फाइब्रिनोजन होता है कि नहीं? और दूसरी चीज जरा देख लो, इनमें से आयन कौन कौन जाते हैं? आयन भी घुल करके इसमें से जाते हैं। कौन आयन है? कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, सोडियम आयन है, और क्लोराइड आयन है, फास्फेट है ना? ये सारे आयन जो है ब्लड में घुल करके जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया। दूसरी चीज जरा देखो, ये जो है एंटी कोगुलेंट भी इसमें होता है। एक ब्लड में एक एंटी कोगुलेंट भी होता है। एंटी कोगुलेंट ये भी ब्लड में घुला रहता है। उस एंटी कोगुलेंट को क्या कहते हैं बेटा? हिपैरिन। क्या कहते हैं? हिपैरिन। हिपैरिन, ये हिपैरिन क्या करता है बेटा? ये ब्लड में जब तक है तब तक ब्लड को ये थक्का जमने नहीं देगा। जब तक ब्लड में है और तो ब्लड नलिका में ये थक्का जमने नहीं देगा। शरीर में ब्लड कितनों दौड़े, इनको थक्का जमने नहीं देगा। क्लियर? अब थक्का जमने नहीं देगा तो इसका लाभ हमको क्या होता है? अगर थक्का जमने नहीं देगा तो इसका हमें लाभ क्या होगा? कि ब्लड कंटिन्यू शरीर में रन करता रहेगा, और अगर नस में ब्लड जमने लगे तो क्या होगा? तुरंत मुआ देगा, तुरंत ही मुआ देगा। उसके बाद जो है कोई चारा बचेगा नहीं। आप जरा देखो, ये हिपैरिन की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि अगर ये हिपैरिन हवा के संपर्क में आता है तो ये क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। इसकी क्या कहानी है? हवा के संपर्क में, हवा के संपर्क में निष्क्रिय हो जाता है। हवा के संपर्क में क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है ना? अब जरा देखो, आपके ब्लड प्लाज्मा में ये जो है, ये फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रम्बिन है, थ्रम्बिन है, ये सब मिल करके फाइब्रिन है, ये सब मिल करके इंतजार करते हैं कि मौका मिले तो ब्लड को जमा दें, मौका मिले तो ब्लड को क्लॉट कर दें, है ना? और ये अकेले क्या कहता है? खबरदार, जब तक मैं ब्लड में हूं तब तक तुम लोग जमा नहीं सकते, तब तक तुम लोग जमा नहीं सकते। तभी कहता है अरे कहो तो नहीं रहोगे, जब भाई तुम कमजोर पड़ोगे तब भाई हम ब्लड को जमा देंगे। जब ही कमजोर पड़ोगे तभी हम ब्लड को जमा देंगे। तो दो चीजें बेटा आप लोग देखे होंगे, जीवन में इंसिडेंट देखे होंगे, और उसका उदाहरण लेकर के मैं समझा रहा हूं तो बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। एक डॉक्टर को देखते हो, जब इंजेक्शन लगाता है तो सिरिंज में जब दवा भरता है तो उसको थोड़ा सा दबा करके मारता है, कुछ दवा बाहर निकल जाती है, और एकदम पिचकारी की तरह से मार के कुछ दवा बाहर निकाल के वो करता क्या है? सिरिंज में बेटा जितनी एयर होती है सारी एयर को निकाल देता है। एयर निकल गई, अब जो है वो क्या करेगा? इंजेक्शन लगाएगा, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर ब्लड में हवा गई तो ब्लड को जमा देगा। क्यों? क्योंकि हवा पाते ही ये सो जाएंगे। अब ये कहेंगे बस सो गए, हो गया काम तुम्हारा, अब मैं देखो कमाल दिखाता हूं। और ये क्या करेगा? ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर देगा, ब्लड को जमाना शुरू कर देगा। तो कभी कभी देखे होंगे कि डॉक्टर अगर भूल करके थोड़ा सा एयर अगर एंट्री ले लेता है तो उतना दूर काला चकत्ता पड़ जाएगा और सूजन आ जाएगी और दर्द भी होगा।
बा, सूझ गई बा। अच्छा एक काम करा, पानी गरमाए के फिटकरी उटकरी नमक वमक ओके सकैया करा, 2 दिन में सही हो जाएगी। अब काहे कहने जाए कि हम तो हवाइये नहीं निकाले थे, एयर चला गया अंदर तो ब्लड क्लॉट कर दिया। क्लियर। और दूसरी चीज आप लोग देखते होंगे कि जब किसी का पेशेंट कहीं अगर भर्ती है और उसको ड्रिप अगर दिया जा रहा है, यानी ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, तो वो तो अगर मान लो सो रहा हो या जाग रहा हो, लेकिन उसके जो देखने वाले होते हैं, जो पेशेंट को वेट करने वाले होते हैं, वो रात भर जाग रहे होते हैं। वो डॉक्टर कहता है कि थोड़ा सा ग्लूकोज बाकी रहेगा बोतल में, तब आके हमको बता दीजिएगा, हैं? क्योंकि वो भी जान रहा है कि अगर थोड़ी सी भी एयर गई, थोड़ी सी भी एयर अगर अंदर गई तो ब्लड को जमाना शुरू कर देगा, और अगर ब्लड जमाना शुरू कर दिया तो फिर 10 मिनट में काम खत्म, 10 मिनट में काम खत्म, है कि नहीं? इसलिए जो है ये हवा इनका दुश्मन है और ये इनके दुश्मन है। कहेंगे जैसे तुम सोओगे वैसे मैं काम कर जाऊंगा अपना। तो ये फायदा कहाँ होता है कि जैसे मान लो कहीं ब्लड उंडिंग हो रही है, कहीं कट गया है और ब्लड फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो क्या होता है कि जैसे ही कटा, अब ब्लड जो है हवा के संपर्क में आया, ये तुरंत जो है उसको क्या करेगा, हिपैरिन काम करना बंद। अब ये सब कहेंगे ओहो हिपैरिन सो गया, इसका मतलब कहीं हवा के संपर्क में हम आ गए हैं, हवा के संपर्क में आ गए, नहीं शरीर से ब्लड बाहर निकल रहा है, रोको, शरीर को ब्लड के बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये सब मिल करके 2 मिनट के अंदर में जहां से ब्लड बह रहा है वो वहां थक्का जमा देंगे और क्लॉटिंग हो जाने के बाद ब्लड बहना रुक जाता है। तो ये भी हमारे शरीर में जरूरी है, ये भी हमारे शरीर में जरूरी है। शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमना है, इसलिए हिपैरिन काम में लगा रहता है, और शरीर के बाहर ब्लड का जमना जरूरी है, इसलिए ये लगे रहते हैं। पक्का? तो आगे हम लोग जो है ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेटा यहाँ पर ये कार्य क्या क्या करता है, ये क्या 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 करता है, इनके काम क्या होते हैं, इन कामों पर हम लोग चर्चा कर ले कि प्लाज्मा के काम क्या क्या है ना। इसको बेटा फट से आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद प्लाज्मा के कार्य हम लोग पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला काम क्या है प्लाज्मा का, ये संवहन करने का कार्य करता है, विभिन्न पदार्थों को कैरी करने का कार्य करता है। तो पहला कार्य क्या करेगा, विभिन्न पदार्थों का संवहन करता है ना। यहां जरा देखिए कार्य भी इनके क्या हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए कार्य, तो इनका पहला कार्य क्या है, पहला कार्य है विभिन्न पदार्थों का संवहन, विभिन्न पदार्थों का संवहन करता है। ये जिसमें घुल करके बहुत सारे सब्सटेंस जो है कैरी होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा काम ये क्या करेगा, रुधिर के या शरीर के पीएच को बनाए रखता है, पीएच को बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है, सामान्य जितना होना चाहिए इसके पीएच को सामान्य रूप में बनाए रखता है। तीसरा काम ये क्या करता है, तीसरा काम ये करेगा रुधिर को थक्का बनाने में हेल्प करता है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है।
रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है ना। और दूसरी चीज क्या करेगा, ग्लूकोज का संवहन, ग्लूकोज का संवहन करता है, ग्लूकोज का संवहन करता है। तो देखो बेटा, ब्लड का थक्का जमाने की जब बात कर रहा है तो लगे दम लाओ देख ही लेते हैं कि ब्लड का थक्का भी कैसे जमाता है। कहीं पर बेटा कटा, ब्लड संपर्क में आया, ब्लड संपर्क में आया हवा के, तो हवा के संपर्क में आते ही हिपैरिन सो गया, हिपैरिन सो गया। उसके बाद बेटा क्या होता है, जरा ध्यान दो, ब्लड में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कौन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ब्लड का थ्रोम्बोप्लास्टिन किससे मिलेगा, प्रोथ्रम्बिन से, प्रोथ्रम्बिन से और कैल्शियम से। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम ये दोनों मिल करके प्रोथ्रम्बिन को किस में बदल देगा, थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। किसमें चेंज कर देता है, थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। देखो बेटा, इसी चीज को आप लोग बार बार कहते हो कि सर ट्रांसलेट टू हिंदी। अरे बेटा, ये नाम है, नाम को आप ऐसा याद करो, है कि नहीं। अब इसको अगर कहोगे थ्रोम्बोप्लास्टिन तो इसको इस रूप में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, इस रूप में लिखा जाएगा। तो ये भी तो वही चीज है। अगर इसको कहोगे हिंदी में लिखने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, प्रोथ्रम्बिन हो जाएगा, है ना। और ये मिल करके क्या बना दिया, थ्रोम्बिन, क्या बना दिया, थ्रोम्बिन बना दिया, है ना। अब यहां जरा देखो, ये जो थ्रोम्बिन बना है, ये थ्रोम्बिन किसके संपर्क में जाएगा, थ्रोम्बिन जाता है संपर्क में किसके, फाइब्रिनोजन की, किसके संपर्क में जाएगा, फाइब्रिनोजन के संपर्क में जाएगा। देखो बेटा, ये क्या है, इसका हिंदी भी वही है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन के संपर्क में जा करके क्या बना देगा, जा करके बना देगा फाइब्रिन, क्या बना देगा, फाइब्रिन बना देगा। और ये यहां जरा देखो, इसकी हिंदी भी यही है, फाइब्रिन बना दिया। और फाइब्रिन क्या होते हैं, ये पतले पतले रेशे होते हैं, ये रेशों का जाल बन गया, क्या बन गया, रेशों का जाल बना दिया, फाइब्रिन बना दिया, रेशों का जाल बना दिया। अब यहां जरा देखो, इस फाइब्रिन में, ये जो फाइब्रिन है इसमें बहुत सारे ब्लड सेल आकर के फंस जाते हैं। कौन आकर के फंस जाता है, ब्लड सेल फंस जाता है। अब ब्लड फैल गए तो ये क्या बना दिया, ये बना दिया थक्का, क्या बना दिया, थक्का बना दिया, क्लॉट बना दिया, है ना। अब जरा देखो क्या है, ये जाल बन गया, जहां घाव लगी वहां क्या बन गया, जाल। अब इस जाल में जो है सारे ब्लड सेल आकर के फंस जाएंगे, ब्लड सेल आकर के इसमें फंस गए। अब बाहर जाने नहीं देगा, बाहर जाने नहीं देगा, है ना। अब ये क्या बन गया, ये फाइब्रिन और ये ब्लड सेल ये मिल करके बना दिए क्लॉट, क्या बना दिए, क्लॉट बना दिया, थक्का बना दिया, राइट। तो ये अब ब्लड को बाहर बहने नहीं देगा। और कहीं मान लो आप लोग खेल रहे हो, कूद रहे हो, अब कहीं अगर मान लो खेलते कूदते तो मैं घसीट गया तो जाता है छीला, तो ब्लड जो है यहाँ से बहने लगता है। आप लोग देखते हैं थोड़ी देर के बाद ब्लड बहना बंद। और ये क्या है, एक डार्क कलर की इस पर पपड़ी बन जाएगी।
और अगर मान लो उसके ऊपर ऐसे टच करोगे तो चिपचिपा पानी की तरह से हाथ में लगेगा। वो कौन है? ये ब्लड के जितने सेल हैं वो तो फंस गए, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, ये सब फंस गए। अब सीरम जो है वो क्या होता है? सीरम और प्लाज्मा वो बह करके थोड़ा थोड़ा जाता है, तो आप देखते होंगे एक बूंद के रूप में तैरते हुए आगे आता है, उसको आप लोग पोंछ देते है ना। तो सीरम थोड़ा बह के जाएगा, लेकिन ब्लड को बह करके जाने नहीं देगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद सीरम का भी बहना रुक जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सीरम क्या है। अब सीरम क्या होता है, यहां जरा देखिए, एक लाइन में सीरम क्या कहेंगे? प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को छान कर निकाल देने के बाद बचा भाग क्या होता है? सीरम। बेटा क्या करते हैं, प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को छान के अलग कर दो, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन के निकलने के बाद जो बच रहा है प्लाज्मा का भंग, जो प्लाज्मा का अंश बच रहा है, उसी को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। अब यहां जरा देखो, प्लाज्मा बेटा पीला होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? पीला होता है। तो आप जरा बताओ, प्लाज्मा का पीला रंग किसके कारण होता है? बाइलिरुबिन नामक रंग पदार्थ के कारण। सीरम को और प्लाज्मा को आप देखते हैं तो हल्का पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्का पीले रंग का। तो इसमें हल्का पीला रंग किसके कारण आता है? बाइलिरुबिन पिगमेंट के कारण ये हल्का पीला रंग आता है। क्लियर? हल्का पीला रंग किसके कारण आता है? बाइलिरुबिन के कारण। तो हम लोग आज जो है प्लाज्मा के बारे में बेहतरीन जानकारी प्राप्त कर लिए। अब ब्लड थक्का कैसे जमता है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिए। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को खूब बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और अगर बेहतरीन ढंग से समझ में आया है तो खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों मित्रों को भी बताइए। तो ये ब्लड संबंधित वीडियो आपके पास दूसरे नंबर का जाएगा, और इसके बाद जो है तीसरा, चौथा, पांचवा वीडियो पढ़ता जाएगा, और एक एक पॉइंट पर हम लोग बेहतरीन चर्चा करते जाएंगे। तो जब तक अगला वीडियो आपके पास नहीं जा रहा है, अब ना कमेंट भी आप लोग किया करिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है या हमें समझाने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कुछ बच्चे कहे हैं कि सर ट्रांसलेट टू हिंदी, तो इसको क्या किए हैं, प्रयास किए हैं कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया जाए, जिससे इंग्लिश वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो, हिंदी वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। राइट? तो ऐसे ही आप लोग अगर कमेंट करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा, और आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो रिकॉर्ड करके दिया जाएगा। तो जब तक हम लोग अगला वीडियो नहीं लेते हैं, आते हैं, तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।